स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए इम्पोर्टेंट क्लास में। तो आज हम फाइनली आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में 15 या 25 नंबर श्योर करवाने वाली है। जो आज का टॉपिक है कैटालाइसिस, ये वाला चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बच गया था, वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि जो हमारा चैप्टर 2 है या फिर यूनिट 2 जो कैटालाइसिस वाली है, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो सेकेंड पेपर है उसमें यूनिट 2 कैटालाइसिस ये एग्जामिनेशन में 100% नहीं 101% हर बार आती है। चाहे कैटालाइसिस के प्रकार पूछे या कैटालाइसिस के यूज पूछे या फिर कैटालाइसिस की क्रियाविधि। तो क्रियाविधि आज हम समझने वाले हैं, इनके उत्प्रेरण के कार्य करने के सिद्धांत क्या होते हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। और इनके इंडस्ट्रियल यूज भी पूछ लिए जाते हैं कि इनके औद्योगिक प्रयोग बताइए, उत्प्रेरकों के औद्योगिक प्रयोग, ठीक है। औद्योगिक मतलब जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं उन्हें, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर कर लेते हैं। अगर आपसे लॉन्ग में पूछा गया एंजाइम मतलब उत्प्रेरण, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरण क्या है, सारे टॉपिक आप इजीली लिख लोगे। अगर आपने पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, फिर ये देखें, ठीक है। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ध्यान से सुनिए, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम पढ़ लेते हैं उत्प्रेरण के सिद्धांत। उत्प्रेरण, प्रिंसिपल ऑफ कैटालाइसिस, उत्प्रेरण के सिद्धांत, उत्प्रेरण के सिद्धांत। तो सुनिए ध्यान से, उत्प्रेरण जो होती है, जो उत्प्रेरक होते हैं किसी भी अभिक्रिया में, वो दो सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पहला सिद्धांत होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन प्रिंसिपल, ठीक है। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है उसके आधार पर। और दूसरा होता है एक एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण सिद्धांत पर। तो मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड के आधार पर, ठीक है। तो उसी को हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत एडजॉर्प्शन के बारे में भी समझ लेंगे, ताकि अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख लो, ठीक है। तो यह मुख्यतः, यह मेनली दो प्रकार से समझा जा सकता है, प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है। ऐसे कार्य करते हैं। सबसे पहला आता है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। तो जो माध्यमिक उत्पाद, हिंदी में बोलेंगे माध्यमिक उत्पाद के आधार पर, यानी जो माध्यमिक उत्पाद का जो निर्माण होता है उसके आधार पर पहला सिद्धांत है माध्यमिक उत्पाद के आधार पर इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन प्रिंसिपल। तो ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। पहले थोड़ा आप समझोगे फिर आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं हमारे पास दो अभिकारक हैं और ये रिएक्शन कर रहे हैं। ये सी है क्या, कैटालिस्ट। सी मतलब कैटालिस्ट। दो अभिकारक हैं, ये रिएक्शन कर रहे हैं और मिलकर के एक पदार्थ बना रहे हैं, पी प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट पदार्थ बना रहे हैं, ये रिएक्टेंट है। और जो सी है ये है यहाँ कैटालिस्ट यानी अभिकारक, सॉरी उत्प्रेरक। तो क्या होगा, अधिशोषण सिद्धांत ये कहता है, सॉरी ये जो आपका जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन सिद्धांत ये कहता है कि जो हमारा जो अभिकारक है, जो अभिकारक इनमें से कोई अभिकारक, इनमें से चाहे ए हो चाहे बी हो, सी के साथ, सी क्या है हमारा बताइए, सी है कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक, सी के साथ मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा अभिकारक होता है वो, सुनिए ध्यान से,
आप इस रिएक्शन को थोड़ा इस हिसाब से समझिए। देखिए ए प्लस सी क्या होगा कि जो हमारा ए अभिकारक मान लेते हैं, दो अभिकारक हैं, दो अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट बनता है, किसके ऊपर कहते हैं सी। तो उनमें से जो एक अभिकारक होगा सबसे पहले सी के साथ मिल करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो मिल करके बनाएगा ये ए सी, और ये जो ए सी बना ये है इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड। ओके, उसके बाद ये यहाँ तक समझ गया। फिर क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट बचा है बी, नेक्स्ट स्टेप में समझ लीजिए, जो प्रोडक्ट बचा है बी वो ए सी के साथ यानी माध्यमिक उत्पाद के साथ अभिक्रिया करके ये सी जो है कैटालिस्ट ये बाहर निकल जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये अभिक्रिया होती है। पी की जगह आप यहाँ ए भी लिख सकते हो, ये भी यहाँ एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इस टाइप से ये अभिक्रिया होगी। तो यही है माध्यमिक, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। सुनिए, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, के अनुसार जब रिएक्टेंट का मतलब विकारवाद किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक है, रिएक्शन करते हैं, तब उनमें से एक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, ठीक है, अभिकारक कैटालिस्ट के साथ मिलकर, उत्प्रेरक के साथ मिलकर, उत्प्रेरक के साथ मिलकर इंटरमीडिएट कंपाउंड, माध्यमिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद दूसरा अभिकारक इंटरमीडिएट कंपाउंड के साथ, इंटरमीडिएट कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके उत्पाद बनाते हैं, मेन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, मेन प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, बनाते हैं और उत्पाद बाहर निकल जाता है, और कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्या होता है, उत्प्रेरक बाहर निकल जाता है, ठीक है। देखिए इस टाइप से आप इसको दिखा सकते हैं, ये रिएक्शन इस टाइप से वही मान लीजिए। तो इसके निम्न स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप ए प्लस सी इक्वल टू ए सी बनेगा, और ए सी मिलकर के बी से रिएक्शन करेगा, मिलकर के ए बी प्लस सी बाहर निकल जाएगा। इस टाइप से ये अभिक्रिया होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हम ऑक्सीकरण कराएं नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये सल्फर डाई, ये सल्फर ट्राई। अब इसमें क्या होगा, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के आधार पर काम करेगा। सबसे पहले इसमें SO2 जो होगा, ऑक्सीजन जो होगी
वो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगी। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। और ठीक है, ये बैलेंस कोई दिक्कत की बात नहीं है, बैलेंस करो आप, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहाँ बैलेंस हो गया। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये रिएक्शन करेगी किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, और यहाँ से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। और फर्स्ट स्टेप ये मान सकते हो आप, और सेकंड स्टेप आप ये मान सकते हो, यहाँ से NO बाहर निकल जाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी जो हमारा उत्प्रेरक है जैसा लिया वैसा ही हमें मिलेगा। तो इस टाइप से ये इंटरमीडिएट कंपाउंड के आधार पर ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, ये है इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, आज से यह अभिक्रिया हो गई। अब क्वेश्चन शॉर्ट में, उसके बाद हम समझ लेते हैं इंडस्ट्रियल यूज ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, उत्प्रेरक की जो हमारे औद्योगिक यूज है वो क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इंडस्ट्रियल यूज ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, कैटालिस्ट इस टाइप का हेडिंग डाल है। और सबसे पहले यूज है, आप लिख सकते हो एसिटिक एसिड बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में। ठीक है, एसिटिक एसिड बनाने में, तो एसिटिक एसिड बनाने में क्या होता है इसका यूज, सुनिए। क्या करते हैं हम, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं। ठीक है, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, वो देखिए CH3OH। अब ध्यान से सुनिए, ये कक्षा 12 में आप पढ़कर आए हो, जो मेथिल अल्कोहल का जब हम ये कक्षा 12 में एसिटिक एसिड बनाने की, ये जर्मन विधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये जो विधि होती है जर्मन विधि होती है। क्या होता है इसमें कि एक लकड़ी का फ्रेम लेते हैं ग्लास टाइप, उसमें लकड़ी का बुरादा डालते हैं। ठीक है ना, उसके बाद उसमें जो मेथिल अल्कोहल है इसे डाल देते हैं। कुछ दिनों बाद इसमें जो मेथिल अल्कोहल होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और एसिटिक एसिड बनता है। लेकिन उसका ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होता है, एक जीवाणु होता है, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु। क्या होता है, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु, उसकी प्रेजेंस में ये किसमें बदल जाता है, एसिटिक एसिड में। ठीक है, और यहाँ क्या है, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु। ठीक है, माइकोडर्मा एसिटी वायरस। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो इस टाइप से एक यूज हो गया। दूसरा यूज समझिए, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो हेवर विधि, हेवर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में। ठीक है, अमोनिया के निर्माण में। ठीक है, आप लिख सकते हो। ठीक है, अमोनिया बनाने के लिए हेवर विधि में क्या करते हैं, Fe लेते हैं और MO लेते हैं। Fe मेन उत्प्रेरक है, MO उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है और अमोनिया बन जाती है। इस टाइप से दूसरा यूज लग सकते हो। तीसरा यूज आप लिख सकते हो एल्डिहाइड बनाने में। ठीक है, एल्डिहाइड बनाने में कुछ नहीं है, आप मेथिल अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण कर दें, CH3OH, किसकी उपस्थिति में ये हो जाता है, नियॉन की उपस्थिति में। लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट किया जाता है, इसका भी हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा और CH3CHO प्लस H2 बाहर निकल जाता है। इस टाइप से होती है ये रिएक्शन। ठीक है, तो 3 यूज समझ गए। और चौथा यूज समझिए, फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज के जल अपघटन। सुक्रोज का अगर हम अपघटन करें, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, हेडिंग आप डाल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो शर्करा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इसका जल अपघटन कीजिए। ये क्या, शर्करा, जल अपघटन का मतलब H2O से रिएक्शन। अब जो रिएक्शन होती है
जल अपघटन किया जाता है, ये होता है इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है। इन्वर्टेज एंजाइम होता है, या जेड आएगा, इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है। और एंजाइम क्या होते हैं, कैटालिस्ट। और हमारा ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। तो इस टाइप्सन के कई यूज हैं। देखिए ज़्यादातर अभिक्रियाएं कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ही होती हैं। आप कोई सी भी अभिक्रिया एग्जामिनेशन में आ जाए, जो आपको याद हो आप वो लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मार्क्स मिलेंगे, बस खाली छोड़ करना है। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो और कोई डाउट हो तो कमेंट कर कर पूछना, और कोई कैसी भी समस्या है तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हो, मतलब कमेंट कर सकते हो। तो बस आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।